ये जो स्टॉक प्राइसेस है ना, बिल्कुल आखिरी में, इट्स लाइक कि अगर कोई खाना आपके सामने बन के आता है ना, तो जब आप निवाला लेके आप उसको कहते हैं ना कि यार ये टेस्ट अच्छा है, तो स्टॉक प्राइसेस इज लाइक दैट, दैट्स अ रिजल्ट। इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड में चीजें चल रही होती हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी ने नफा बनाया, नुकसान बनाया, आगे जाके कंपनी क्या कर सकती है, ब्रॉडली स्पीकिंग। हम लोग इस वक्त फाइनेंशियल लिटरेसी के हिसाब से बहुत ज्यादा पीछे हैं। सबसे पहला फोकस वो है आपकी इनकम। Number 2, the percentage of saving that you do and understanding that this is a long term game. आज ले लो, कल बेच दो is everything that people वो समझाते भी वही हैं और लोगों का दिमाग भी उसी तरह ट्रेन करते हैं। बट इन्वेस्टिंग इज अ लंबा जर्नी। पाकिस्तान का जो बूम एंड बस्ट साइकिल है ना, अच्छी कंपनियां बुरे हालात के अंदर मुफ्त के भाव आपको मिल रही होती है। पेशेंस इज द की। नो मैटर हाउ मच यू नो, पेशेंस का कोई रद्दो नेमो बदल कोई दूसरी चीज नहीं है। मिसकंसेप्शन लोगों का क्या होता है, आज जो पैसा मिल रहा है उसको ले लो, कल का कुछ नहीं पता। फेथ इन दी एसेट क्लास इज रियली। कुछ लोग जो है ना वो ट्रेडर होते हैं और फिर नुकसान में इन्वेस्टर बन जाते हैं, और इन्वेस्टर होते हैं और नफे में ट्रेडर बन जाते हैं। ये सबसे बुरा कॉम्बिनेशन। मैं बार बार इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को रेफर करता हूं। आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। जो वो अपनी कम्युनिटी के लिए वहां पे कर रहे हैं, दैट इज माइंड ब्लो। मैं आपको बताऊं, यूएस में भी ऐसा कंटेंट नहीं बन रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर जितना इंडिया के अंदर बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम खालिद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। फुरकान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये मेरी 50वीं एपिसोड है, गोल्डन जुबली, एंड आई एम वेरी प्राउड टू हैव यू ऑन द शो टुडे। सर, प्लेजर इज ऑल माइन सर। द वर्क दैट यू आर ट्राइंग टू डू, जिस तरह से आप कर रहे हैं और जिस तरह से आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट निल है। आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि यार मैं कुछ अच्छा काम करूं, सो दैट जो भी जिस भी फील्ड में शुरू कर रहा है, चाहे वो आपका जो टोटल फील्ड है एचआर का, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टिंग है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एसेंशियली। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि बस जस्ट कीप गोइंग। ये चीज़ पाकिस्तान की मार्केट में फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी कम है, बट ये आते आते आएगी। और एक जो एक ना बिंजेबल कंटेंट होता है कि एक बंदा बैठा है, वो बंदा अच्छे लोगों से बात कर रहा है, वो जो लोग उसके सामने आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, वो अपनी बेहतरीन देने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल विल रियलाइज दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू। मैं आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से आप स्पेसेस किया करते थे ट्विटर पे। वो हर वीक का एक स्पेस होता था, और माशाल्लाह यू ग्रेजुएटेड टू graduation is the word I'm going to use. You graduated to YouTube, and mashallah, you're doing really well. And thank you for inviting me. The pleasure is mine. Thank you, Furkan bhai. You are very well known as a best content creator for investing. बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, आपसे कभी पहले बात तो नहीं हुई थी, लेकिन बहुत सारे दोस्त जब भी आपका नाम आता है तो वो कहते हैं अगर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टिंग के बारे में अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो फुरकान साहब हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम प्राउड टू हैव यू विद मी नाउ। आपने जो बात की सही की, ये 50वीं एपिसोड है। ट्विटर पे भी मैंने तकरीबन 50 के बाद छोड़ दिया था। आई वॉज वेरी टायर्ड। I hope ये आखिरी ना हो। नहीं, आई एम वेरी मच कमिटेड। अभी कुछ बात कर रहा था दोस्तों से कल ही के जिस तरह का नॉर्मली रिस्पांस होता है पब्लिक की तरफ से, लोगों की तरफ से, वो एक मुख्तलिफ तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, और मैंने हमेशा, मेरी एक कमज़ोरी समझ लें कि मैं वही काम करता हूँ जो मुझे पसंद होता है। सो आई डोंट गो आफ्टर लाइक गेटिंग मोर क्लिक्स या कमर्शियल जो एक होता है माइंडसेट। ऑफ कोर्स आई ट्राई टू डू इट बेटर, बट बेसिकली आई ऑलवेज फॉलो माई हार्ट, और जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता रहता हूँ आराम से। एंड एक दोस्त मशवरा दे रहे थे कि 50 के बाद ब्रेक ले लो, तो आई डोंट थिंक इफ़ आई विल टेक एनी ब्रेक। 50 हुई हैं, एक हफ्ता मिस नहीं हुआ अभी तक, एंड आई थिंक आई थिंक आफ्टर 100 करने के बाद देखेंगे क्या सोचते हैं। तो थैंक यू अगेन फुरकान भाई।
फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड योर बैकग्राउंड। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका करियर था इन रिसर्च साइड। आपने बहुत हाई पोजीशन से स्टॉप करके इन्वेस्टकार स्टार्ट किया था। दैट मस्ट बी हाईली पेड जॉब और सक्सेसफुल करियर था 15 साल का आपका। सो वो भी एक्सप्लेन करें कि क्या मोटिवेशन थी। एक तो आप रिसर्च साइड में क्यों आए मास्टर्स के बाद, एमबीए के बाद, और फिर आपने अपने जो एक तरह का पीक पे करियर था ऑलमोस्ट वीपी पोजीशन से, कैसे वो छोड़ के आपने ये इन्वेस्ट कार स्टार्ट किया। क्योंकि मुझे आज भी याद है जो मेरे पहले बॉस थे, वो कहते थे जब कोई बंदा 3-4 साल 5 साल जॉब कर लेता है वो अपना काम कभी नहीं कर सकता फिर दोबारा। तो ये आपने किस तरह एक मिथ को भी ब्रेक किया? देखिए खालून भाई, पहले तो मैं थोड़ा जस्ट टू क्लैरिफाई, आई एम स्टिल वर्किंग, आई हैव नॉट लेफ्ट माय जॉब। मैं हेड ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस अल्फला सिक्योरिटीज में काम कर रहा हूँ। बट जो आपके बॉस ने कहा ना, दिस इज अ वेरी बिग साइकोलॉजिकल फैक्टर। बट मेरे पास इससे एक बड़ा रीजन था ये इन्वेस्ट कार बनाने का। वो ये था कि मैं जब जब होश संभालता है ना इंसान, जब 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में होता है, तो हमारे अब्बा हमारे हीरो होते हैं। हम हर 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 बंदे का उनका जो हीरो होता है उनके अब्बा ही होते हैं। हमारे भी अब्बा होते थे। बट मैं ये देखता था कि वो रोज सुबह उठ के जो है ना, वो अपने ब्रोकर को फोन करते थे मंडे टू फ्राइडे एवरी डे, ठीक है। और वो बात करते थे कि आज क्या हुआ, कल तो ये घट गया था, इतना पैसा नुकसान हो गया, इतना नफा हो गया। तब मुझे समझ में आया कि यार कुछ तो होता ही है। बट एक्चुअली मैंने रियलाइज किया कि यार स्टॉक मार्केट कुछ होती है, वो उस वक्त जब मेरे अब्बा का काफी ज्यादा नुकसान होना शुरू हो गया। तो मैंने कहा यार अच्छा, अब मेरे अब्बा करते ये थे कि ही वॉज अ प्योर ट्रेडर, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मतलब उनके पोर्टफोलियो के अंदर अगर 4 कंपनीज पड़ी हैं, अगर यूबीएल पड़ा है, तो साथ साथ एक इतनी छोटी कंपनी पड़ी होगी जैसे यूनिटी मुदारबा या उस वक्त का टीआरजी, कुछ ऐसी चीजें पड़ी होंगी। तो मैंने सोचा, और मेरे अब्बा यूज्ड टू बी वेरी अपसेट जब उनको लॉसेस होते थे, और बिकॉज उनको कोई आइडिया नहीं था कि यार शुरू क्या है एंड क्या। उन्हें लगता था यार एवरीथिंग इज द प्राइस। आज एक चीज 10 रुपए की है, कल 11 रुपए की हो जाती है तो नफा बन गया, और 10 रुपए की चीज 9 रुपए की हो जाती है तो नुकसान हो गया। तो तब से मैंने सोचा था कि यार, उसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा एक्सपोजर ऐसा बना कि मैंने कहा मैं थोड़ी अब्बा की हेल्प करूं। तो मैं बिजनेस प्लस और सीएनबीसी उस वक्त आते थे, और वहां पे बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट, आपको पता नहीं याद हो कि ना याद हो, आज से 15-20 साल पहले हमारी जो स्टॉक मार्केट होती थी ना, वो बहुत ज्यादा एक्सूबरेंट होती थी। उसमें फॉरेन इनफ्लोज और फॉरेन आउटफ्लोज बहुत होते थे, और फॉरेनर्स को चाहिए होती है रिसर्च। और वही रिसर्च एनालिस्ट आम आदमियों को समझाने के लिए आके आके बैठा करते थे न्यूज चैनल्स पर रोज सुबह, मार्केट खुलने से आधा घंटा पहले और मार्केट खुलने के आधा घंटे बाद। तो मैं देखा करता था, मैं कहता था यार ये जो मेरे अब्बा कर रहे हैं ना, इससे बड़ी ये चीज है। मतलब वो बात कर रहे हैं कंपनीज की अर्निंग्स का, और मैंने एक बार अपने अब्बा से पूछा कि अब्बा ये जो छोटी कंपनी है क्या करती है, तो मेरे अब्बा ने कहा मुझे क्या पता, मुझे कोई आइडिया नहीं क्या करती है, मुझे मेरे ब्रोकर ने बोला ले लो, तो मैंने ले लिया। सो वहां से मेरे दिमाग में आया कि यार अगर, अच्छा मैंने बहुत हेल्प करने की कोशिश की मेरे अब्बा की। बाजार के अंदर जब हॉल्ट लगे थे तब मैंने उनका एक बिल्कुल नया पोर्टफोलियो बनाया था, आई थिंक 15 लाख रुपए से, और 3 साल के अंदर ही मेड अ रियली गुड मनी। बट कोई मेरा साइंस नहीं था, मैं तो उस वक्त भी सीख रहा था और आज भी कोशिश करता हूँ सीखने की। बट मैंने सोचा था कि यार अगर मैं इतना पढ़ के, इतनी वीडियोस देख के, न्यूज चैनल्स और बुक्स होती थी उस वक्त ज्यादा, मैं अब्बा की हेल्प कर पा रहा हूँ, लेकिन वो उनकी मेंटालिटी माइंडसेट चेंज नहीं हो पा रहा है कि यार रोज सुबह 9:15 बजे उठ के खोलना फोन, और पीटीसीएल लगा होता था, दीवार पे एक जाली लगी होती थी, उसके ऊपर से फोन निकलता था। तो वो कॉल करते रहते थे अपने ब्रोकर को, यार कि ये हो गया, ये हो गया, नुकसान हो गया, नफा हो गया, और उनका मूड उसी वजह से ऑफ ऑन रहता था। तो मैंने कहा यार अगर मैं इनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मेरे साथ रहते हैं, तो मैं कैसे लोगों की हेल्प करूं। आई वॉन्ट टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल टू मेक देम अंडरस्टैंड कि यार ये जो स्टॉक प्राइसेस है ना, बिल्कुल आखिरी में, इट्स लाइक कि अगर कोई खाना आपके सामने बन के आता है ना, तो जब आप निवाला लेके आप उसको कहते हैं ना कि यार ये टेस्ट अच्छा है, तो स्टॉक प्राइसेस इज लाइक दैट, दैट्स अ रिजल्ट। इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड में चीजें चल रही होती हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी ने नफा बनाया, नुकसान बनाया, आगे जाके कंपनी क्या कर सकती है ब्रॉडली स्पीकिंग। तो मैंने सोचा यार, फिर मैंने रिसर्च भी ज्वाइन कर ली, तो मुझे और अंदाजा हो गया कि यार कंपनीज को देखना कैसे। फिर मैंने सेल्स ज्वाइन की, तो मुझे नजर आया कि यार पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इन्वेस्टर्स इतने कम हैं, तो ब्रोकर्स कोशिश करते हैं उन्हीं इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कराया जाए। तो मैंने कहा नहीं यार, अगर मुझे इंस्टीट्यूशन रिसर्च वाली सर्विस, उस क्वालिटी की सर्विस अगर आम आवाम को देनी है, तो उसका बेस्ट मीडियम क्या हो सकता है। और सबसे पहला मीडियम उनको समझाना है स्टॉक मार्केट, और उसके लिए मैंने सोचा कि यार मीडियम शुड बी ट्विटर, शुड बी यूट्यूब। तो वहां से तो वो जो था ना कि यार मुझे मेरे अब्बा जैसे लोगों की लाइफ चेंज करनी थी। अब मेरे अब्बा जैसे लोग की लाइफ चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, जब एजेड हो जाते हैं तो एक बिल्ट इन हो जाता है। बट आई रियलाइज कि यार
क्यों ऐसा है कि इंडिया के अंदर इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो फ्री में आके इतनी ज्यादा वैल्यू यूट्यूब को देके जाते हैं, यूट्यूब पर देके जाते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी क्रिएट करते हैं, हर बंदे को वहां पे इसेंशियल टर्म्स जो होती हैं इन्वेस्टमेंट की उसके बारे में अंदाजा होता है। और पाकिस्तान में आज भी हम वही कर रहे हैं कि यार देखें मैंने ये स्टॉक खरीदा, इसमें 15 बिप्स का फायदा हो गया, 20 बिप्स का नुकसान हो गया, वही खाने का फ्लेवर देख के आप काम करें। तो मेरे पास एक वो बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि नए बच्चे हों, पुराने बच्चे हों, जिनको स्टॉक मार्केट समझनी है, दे शुड रियलाइज कि यार एक बंदा है जो कोशिश कर रहा है अपनी स्टॉक मार्केट समझाने का, बताने का। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड इट। और इसीलिए मुझे नौकरी ने कभी, मेरा दिमाग के पीछे हमेशा मेरे था कि मुझे ये करना है। सो कभी भी नौकरी ने मुझे जो है ना वो नहीं किया। और जैसे ही मुझे मौका मिला आई रियलाइज कि यार अब मैं ऐसी जगह पे पहुंच गया हूँ जहां आई कैन स्टार्ट इट। तो 2.5-3 साल पहले आई स्टार्टेड। फुरकान भाई, अगर हम इन्वेस्टकार की बात करें तो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर इनिशिएटिव्स? और भी बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, उनसे ये किस तरह डिफरेंट है? और आप जो इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज है उसको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं? और जो एक तीसरा एलिमेंट है कि कौन सी स्ट्रेटजीज आप अपनाते हैं, मे बी दैट्स आल्सो फॉर मी, किस तरह ऑडियंस को आप एजुकेट भी करते हैं, साथ उनको इंगेज्ड भी रखते हैं? जहां तक आपका क्वेश्चन है ना कि मैं हाउ डू आई डिफरेंशिएट, तो सबसे पहले तो मैं खालून भाई आपको एक बात बताऊं, हम लोग इस वक्त फाइनेंशियल लिटरेसी के हिसाब से ना बहुत ज्यादा पीछे है, ठीक है। और जो बाकी लोग करते हुए नजर आते हैं उसमें कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट कुछ लोग एट द एंड ऑफ द डे शॉर्ट टर्मिज्म मुझे लगता है सेल हो रहा है। आज ले लो कल बेच दो इज एवरीथिंग दैट पीपल, वो समझाते भी वही हैं और लोगों का दिमाग भी उसी तरह ट्रेन करते हैं। बट इन्वेस्टिंग इज अ लंबा जर्नी। चाहे आप प्रोटेक्शन ले रहे हो, मतलब अगर कोई बंदा 5,000 रुपए से शुरू करता है तो उसको शुरू कैसे करना चाहिए? तो पहले अपनी तो एग्जिस्टिंग इनकम का ख्याल रखने के लिए तकाफुल या समथिंग लाइक दैट, तकाफुल या इंश्योरेंस होना चाहिए। बट हर चीज की अगर आप अंदर जाके देखेंगे ना, आपको रियलाइज आएगा इट्स अ लॉन्ग टर्म, रियलाइज होगा कि इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग। आज लेके कल रिजल्ट हासिल कर लेने से आप अपनी नौकरी को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश तो जरूर कर सकते हैं, बट असल में इन्वेस्टमेंट आपकी ऐसी होती है कि आप एक जगह से कमा रहे होते हैं और अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जब आपके पास वक्त कम होगा, जब आपके पास एनर्जी कम होगी, जब आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी होगी, तो अपने आप को आज की भी इन्वेस्टमेंट को उस वक्त का, उसको प्रॉफिट बोले आप उसका डिविडेंड बोले, यू विल बी एबल टू रियलाइज दैट। तो डिफरेंशिएशन तो अभी इस वक्त सिर्फ मेरा एक ही एंगल है, बिकॉज हम इतना पीछे हैं इन सब चीजों को समझने में। और जो लोग समझा रहे हैं दे आर मोर ऑफ द एंगल ऑफ यार ये ट्रेडिंग कर लो, हमने ये लिया, हमने वो बेचा। मैंने कहा यार कोई एक ऐसा बंदा पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए जो पूरे फाइनेंशियल स्पेस की बात करें। अभी मैं बार बार इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को रेफर करता हूं, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। जो वो अपनी कम्युनिटी के लिए वहां पे कर रहे हैं, दैट इज माइंड ब्लोइंग। मैं आपको बताऊं, यूएस में भी ऐसा कंटेंट नहीं बन रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर जितना इंडिया के अंदर बन रहा है। तो मैंने कहा यार सेम लैंग्वेज है, सेम लोग हैं, हाँ इकोनॉमिक्स ऊपर नीचे, हमारे इकोनॉमिक्स हालात थोड़े से ऊपर नीचे हैं, बट किसी को इन्वेस्टमेंट के बारे में उस तरह पता ही नहीं। तो मेरा एंगल आज डिफरेंशिएशन करने का सिर्फ इतना है कि जो बेस्ट मुझे आता है, क्योंकि मेरा जो करियर की जो आपने बात की ना, मेरा करियर, आई डिड नॉट इन्वेस्ट एंड देन बिकम एन इंस्ट्रक्टर। पहले मेरा एक वजूद है, नौकरी लगती है, फिर आप शुरू से सीखते हैं, फिर छोटा काम करते हैं, फिर उसके बाद एक एनालिस्ट बनते हैं, पहले इंटर्न होते हैं, फिर एनालिस्ट बनते हैं, फिर आप सीनियर एनालिस्ट बनते हैं, फिर डेप्यूटी हेड ऑफ रिसर्च बनते हैं, फिर हेड ऑफ रिसर्च बनते हैं, फिर एक ट्रेडर बनते हैं अगर आपको ग्रेजुएट करना है, या फंड मैनेजर बनते हैं। तो मैंने नौकरी कमाई है, इस नौकरी की है और पैसे कमाए हैं इस काम को लोगों को करते करते, म्यूचुअल फंड्स की हेल्प करते करते, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज को समझाते समझाते कि यार इस तरह मुझे सही लगता है, इस तरह मुझे सही लगता है। तो बस वही उसी चीज को इतनी आसान अल्फाज में जितना हम रिलेट कर सके, मेरे शॉर्ट्स, मेरा जो चैनल सबसे ज्यादा मुझे जो ग्रोथ आई वो उसी वक्त आई जब मैंने शॉर्ट्स बनाना शुरू किए। और मैंने एक चीज का रियलाइजेशन की उस वक्त कि जब मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट एक आम अल्फाज में आके बताता हूँ ना कि यार ये प्रोटेक्शन होती है, ये इन्वेस्टमेंट होती है, तो लोगों का अटेंशन स्पैन और लोगों का इंटरेस्ट कम होता है, बिकॉज पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज वेरी यंग। जिस किस्म के कंटेंट से हम लोग एक्सपोज्ड हैं दैट्स वेरी डिफरेंट। तो मैंने कहा यार उस कंटेंट का चार्म लेके, अपनी नॉलेज को लेके जरा मिक्स करके कुछ करके देखते हैं। एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने रिस्पेक्ट दी और जो भी सब्सक्राइबर पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये डिफिकल्ट टर्म्स जो लोगों को लगती है पहले, तो वो डिफिकल्ट नहीं है,
उसको जितना आसान हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने अभी आपको खाने की एग्जाम्पल दी ना, टेस्ट की, इस तरह आसान तौर पे मैं लोगों को बताऊं, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली फैक्टर। और मेरा टारगेट ये है कि यार अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना है तो मुझे बाकी लोगों का नहीं पता है, बट एटलीस्ट एक चैनल हो जिसपे आप आके A to Z अगर आपको समझना हो, चाहे वो मेरा फ्री यूट्यूब कोर्स हो जिसमें मैंने स्टॉक मार्केट फ्री, ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस कुड हैव बीन चार्ज्ड, बट नहीं, मैंने कहा यार लोगों को सबसे ज्यादा रोकता क्या है, लोगों को रोकता है यार मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, तो भाई आप वो भी टेंशन नहीं है, आपके पास यूट्यूब तो फ्री था, अंग्रेजी की प्रॉब्लम थी तो अब आपके पास उर्दू में एक फ्री कोर्स अवेलेबल है। नथिंग शुड स्टॉप यू from securing your financial future. So this is how I think about the content and my target audience and stuff. अभी रिसेंटली एक आपने पॉडकास्ट रिलीज की है, फैंटास्टिक पॉडकास्ट, जहाँ पे आपने मुख्तलिफ एज वाले लोगों के लिए मुख्तलिफ वो शॉर्ट कोर्स है, स्ट्रेटजीज शॉर्ट कोर्स है, जी जी जी। काफ़ी एक्सप्लेन की हैं वो। आपने बताया था कि वो कोर्स का पार्ट था, बट आपने उसको रिलीज़ किया अभी रिसेंटली। मैंने जिम में उसको एक्सरसाइज करते पूरी सुनी है, वो वाली डिस्कशन। अच्छा, एक पाकिस्तान का जो मसला मुझे सम टाइम लगता है कि जब कोई मशवरा मांगता है ना तो उसको टिपिकल स्टैंडर्ड मशवरा देते हैं। किसी को अगर हेडेक है या दर्द कह लें, हेडेक तो चलो स्पेसिफिक हो जाती है, एवरीवन विल सजेस्ट द सेम थिंग विदाउट आस्किंग कि उस बंदे की एज क्या है, पैसे कितने हैं, उसके इन्वेस्ट करने का पर्पस क्या है। तो ये एक मुझे सम टाइम अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोग जंप इन करते हैं, अपने अपने मशवरे देते हैं और वो टिपिकल स्टैंडर्ड होते हैं। तो आप क्यों समझते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस होती हैं हमारी, ये बेस्ड ऑन एज अगर होंगी तो दीज विल बी मोर इफेक्टिव? और दूसरा, जो नए लोग इंटर होना चाह रहे हैं उनके लिए आप क्या स्ट्रेटजीज बताएंगे टू बैलेंस द रिस्क्स? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करूँ। लेट्स से कोई बंदा 5,000 रुपए कमाता है महीने के, ठीक है, साल के 60,000 रुपए कमाएगा, बचाता है, कमाता नहीं है, बचाता है, ठीक है, 5,000 रुपए बचाता है, वॉट एवर योर इनकम लेवल इज, वो 5,000 रुपए बचाता है और वो साल के एंड पे 60,000 रुपए हो जाएंगे। अब रन ऑफ द मिल एडवाइस क्या होती है? रन ऑफ द मिल एडवाइस ये होती है कि यार आप स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट ऑफ विद स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड या वॉट एवर, ठीक है। अब बंदा जो 5,000 रुपए कमाता है दूसरे साल में पहुंचेगा तो वो 60 का 1,20,000 हो जाएगा, 1,80,000 रुपए हो जाएगा थर्ड साल। खुदा ना खास्ता देयर इज अ 5% चांस, जो कि एक्चुअली के हिसाब से 1% चांस, अगर आप यंग है तो आपको कुछ हो जाता है, तो वो 1,80,000 रुपए की वैल्यू आपके फैमिली मेंबर्स के लिए क्या है? आप 25 साल के हैं, कोई वैल्यू नहीं है। 2 लाख रुपए तो मुझे लगता है कि 2 महीने में खर्च हो गए, ठीक है। सो अब उस बंदे के लिए जो एडवाइस होगी ना वर्सेस अ पर्सन जो कि महीने के 5 लाख रुपए कमाता है, दोनों बहुत फर्क हो। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि यार ये एक 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 सिरातुल मुस्तकीम सीधा रास्ता है, मतलब आप पहले ये करें फिर ये करें फिर ये करें। हर बंदे की सिचुएशन फर्क है, हर बंदे का इनकम लेवल फर्क है, हर बंदे का रिस्क एपेटाइट फर्क है। पहले मैं इस एग्जांपल को क्लोज करता हूं, फिर मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल से आपको रिस्क एपेटाइट समझाता हूं जो लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो 5,000 वाला बंदा, सबसे पहला काम उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, सबसे पहला काम उसको अपने आप की प्रोटेक्शन करनी है। यानी कि खुदा ना खास्ता अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके पास एक तकाफुल या एक इंश्योरेंस हो। हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? हम इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि हम अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ को अपलिफ्ट कर सकें, इस पैसे को आज खर्च ना करके फ्यूचर के लिए रख के। इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव यही है ना, किसी को लेके तो कब्र में जाना नहीं है ये पैसा, तो या तो वो अपने लिए आगे के लिए कर रहा है या अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। तो अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो व्हाई नॉट स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द प्रोटेक्शन साइड, कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके लिए तो ये पैसे की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे 2 लाख रुपए हो या कुछ भी हो। सो करना सबसे पहले, इसीलिए इस ब्रैकेट के लिए जरूरी है कि आपको इंश्योरेंस या तकाफुल। अब आप जब इंश्योरेंस या तकाफुल के अंदर जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वहां पे भी इन्वेस्टमेंट प्लान बिक रहे हैं, बिकॉज वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है जब इंश्योरेंस कंपनी आपके पैसे मैनेज करती है वर्सेज आपको सिंपली एक प्रोटेक्शन प्लान देती है। और एक बंदा, अगर यही बंदा 25 साल का जो बंदा था, ये लेट्स से 5 लाख रुपए महीने का कमाता है, उसके लिए प्रोटेक्शन वैल्यू नहीं करती। या अगर 5 लाख रुपए सेव करता है वो, तो उसके लिए प्रोटेक्शन वुड भी 50,000 रुपए साल की, 60,000 रुपए साल की। नाउ हिज टाइम इज टू इन्वेस्ट दैट मनी टू गेट द रिटर्न लेटर ऑन। सो ये जो रन ऑफ द मिल एडवाइस होती है ना, ये मुझे लगता है कि यार थोड़ी सी कभी कभी हम एडवाइस क्या दे सकते हैं। अगर आप एक आम पाकिस्तानी हैं, अगर आप 25-30 हजार रुपए सेव करते हैं
50,000 रुपए सेव करते हैं, तो आपको किन दो बड़ी चीजों पे सोचना है। सबसे पहले आपकी इनकम को आपको बढ़ाने पे सोचना है और आपको ज्यादा से ज्यादा सेव करने का सोचना है। तो ये जो शॉर्ट कोर्स का जो पर्सपेक्टिव था वो यही था कि मैं पहले लोगों से रेजोनेट करूं कि आप किधर खड़े हैं और उसके बाद फिर आपका टोटल जर्नी कैसे दिखती है। सो दिस वाज द एंटायर केस। अब मैंने रिस्क एपेटाइट की बात की, आप खारून भाई हैरान होंगे। हमें लगता है कि एक आम आदमी को क्या पढ़ाया जाता है कि आप 25 साल के हैं ना तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, और आप अगर आप 40 साल के हैं तो आप कम रिस्क ले सकते हैं। व्हाट इफ 25 साल वाले आदमी पे पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके अब्बा नहीं है, वर्सेस एक 50 साल का आदमी जो कि पैसिव इनकम में फुल है, वो ज्यादा रिस्क ले सकता है, ये कम रिस्क ले सकता है। बट हम कहेंगे कि आप ये 25 साल वाला बंदा ज्यादा रिस्क ले सकता है और 50 साल वाला बंदा कम रिस्क ले सकता है। तो रिस्क एपिटाइट जो है ना, ये साइकोलॉजिकल होता है। रिस्क एपिटाइट यूजुअली जब बंदा ग्रो कर रहा होता है तो उसके पास ज्यादा होता है, बट नॉट एवरी टाइम आई वुड से। सो इसीलिए हर बंदे को पहले अपने हिसाब से सोच ले कि यार उसको करना क्या है, और उसके बाद एक जर्नी है उसकी। इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी। इट्स नॉट यू डू समथिंग टुडे एंड यू हैपन टू गेट द रिजल्ट टुमारो। सो इट्स अ जर्नी। 3 चीजें आपने समझनी है अगर आप बिल्कुल यंग शुरू कर रहे हैं तो। सबसे पहला फोकस वो है आपकी इनकम। Number 2, the percentage of saving that you do and understanding that this is a long term game. Short term में आप 20% कमा लेंगे बट ये कंटिन्यू नहीं हो सकेगा। सो दिस इज हाउ आई थिंक द एंटायर जो पर्सपेक्टिव था ना मेरा, वो ये है आपके सवाल। फुरकान भाई, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ आपकी बातें सुन के। मैंने प्लान किया था कि ये जो गोल्डन जुबली पॉडकास्ट होगी, आई विल ट्राई टू डू लाइक माई सेल्फ माई इन्वेस्टिंग जर्नी। सो एग्जैक्टली वही आपने स्टार्ट बताया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप यंग हैं और नई नई शादी भी हुई होगी तो यू शुड लुक एट योर फैमिली प्रोटेक्शन। मेरा ऑटोमेटिकली एक इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छी बन गई है, क्योंकि आई स्टार्टेड मैनी years बैक बाइंग स्टेट लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज आई ऑलवेज केयर्ड अबाउट माई फैमिली। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो मैंने सोचा अगर मुझे कुछ हो जाए, बच्चों का, बीवी का क्या बनेगा, तो आई टुक इंश्योरेंस। क्योंकि जैसे आपने कहा, थोड़ी इनकम होती है, थोड़ी पॉलिसी से आप उसमें बड़ी एक पॉलिसी ले सकते हैं रिस्क को, अगर कुछ हो जाए तो। एक्सीलेंट एडवाइस। एक चीज का खारून भाई ख्याल रखना है, जी। इंश्योरेंस 2 किस्मों की होती है, ठीक है। एक किस्म होती है जिसमें आपको वो प्रोटेक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट देते हैं, ठीक है। जी। उसका प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम ज्यादा होता है, बिल्कुल। और उसके अक्सर कुछ नाम होते हैं। बेटी की शादी का प्लान, बेटी जी, की जी। एजुकेशन का प्लान, आपकी रिटायरमेंट का प्लान। आप चाहें तो ये ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट, आई टेक माई वर्ड्स बैक, अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, चाहे वो मनी मार्केट फंड है, चाहे वो कुछ और है, अगर आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, मनी मार्केट फंड, स्टॉक मार्केट वगैरह वगैरह, देन दिस कैन बी अ रियली गुड थिंग फॉर यू। बट अगर आपको कुछ पता है कि यार इन्वेस्ट, और आप ट्राई करके सीख के करना चाहते हैं, ठीक है। एक बंदा है जो कहता है मैं 25 लाख रुपए कमाता हूँ, 15 लाख रुपए कमाता हूँ, 5 लाख रुपए कमाता हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे इस 5 लाख को 10 लाख पे लेके जाना है। इंश्योरेंस इज रियली गुड फॉर यू, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ कमा सकता हूं, तो आप इंश्योरेंस को 2 हिस्से में तोड़ेंगे। पहला, आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन लेंगे, और जो बाकी पैसा उसका बच जाएगा, उसके थ्रू आप भले रिस्क फ्री करें। अभी हम आगे जाके डिविडेंड यील्डिंग, री-इन्वेस्टमेंट, ये सारी स्ट्रैटेजीज पे भी बात करेंगे अगर आप करना चाहें तो। बिल्कुल। आपने उधर पैसे लगाने हैं प्रोबेबली 90%, 85%। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इन्वेस्टमेंट वाला प्लान लेंगे तो आपको 2 लाख रुपए पर ईयर का मिलेगा अंदाजन, सेम प्रोटेक्शन के साथ। अगर आप प्रोटेक्शन वाला प्लान लेंगे तो आपको 20,000 से 30,000 रुपए में सेम नंबर की प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी। बाकी जो बच गए 1,70,000 रुपए, फ्रॉम दैट यू विल डू इन्वेस्टमेंट ऑन योर ओन। तो पहले इन दोनों चीजों को फर्क, हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, हम जाते हैं किसी बंदे के पास, वो जाके बैठता है, सर देखें 7% पे ये रिटर्न बनेगा, 10 पे ये बनेगा, 12 पे ये बनेगा, 15 पे ये बनेगा। यू आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एंड डू इट ऑन। जी, जी, बिल्कुल। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें टर्म इंश्योरेंस है और दूसरी लाइफ जो या टर्म सेविंग कट एंड ऑफ। लाइफ है। सो मैंने भी पहली सेविंग एंड लाइफ की थी। एक तो लाइफ कवर हो जाए, उसकी प्रोटेक्शन हो जाए, और दूसरा साथ मेरे पैसे भी सेव होते जाएं। बट नहीं, वो मैं थी उसकी बात नहीं अर्ली। कर रहा हूँ कॉलम भाई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर जी। रहा हूँ टर्म लाइफ, जिस तरह गाड़ी की इंश्योरेंस आप कराते हैं। हाँ, मैं तो मैं उसी पे आने लगा हाँ था। हाँ हाँ मैं हाँ। उसी पे आने लगा था कि शुरू में मैंने वो की थी दोनों, सेविंग भी हो, लाइफ भी प्रोटेक्ट हो। फिर जैसे-जैसे होते हैं ना, वो फिर एक आप जैसे समझदार लोग मशवरा देते हैं कि स लाइफ को सेविंग से सेपरेट कर लो।
देन अगर हम टर्म इंश्योरेंस लें फॉर एग्जांपल, मतलब 1000 दिरहम की एक $1 million की आपकी लाइफ इंश्योर हो जाती है, देन वो आप शायद वो एडवाइस कर रहे हैं कि देन सेपरेट इट, लाइफ इंश्योरेंस एंड देन अपनी जो सेविंग्स हैं, आई एग्री, देन उधर ट्रांजिशन कर जाएं। एग्जैक्टली। सही। अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन है अबाउट डिविडेंड। पर्सनली आई वुड एक्नॉलेज कि मैंने कभी भी डिविडेंड को थिंक नहीं किया था, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को। मैं हमेशा जो एक ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनको फॉलो करता था। रीज़न ये थी कि मे बी वो जो आपने एक बात की थी कि बाबों वाले स्टॉक्स हैं वो एक मिथ होती है कि ये तो बाबों वाले स्टॉक्स हैं। और दूसरा था कि मैं ओवरसीज हूँ, आई डोंट नीड मनी बैक फ्रॉम दीज कंपनीज। होता है कि ये डिविडेंड पेइंग कंपनीज ग्रो कम करती हैं बट वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मेरी भी वो एक थिंकिंग थी, बट आपकी जो रिसेंटली आपने वो रिलीज किया पॉडकास्ट, उसमें आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह ये जो री इन्वेस्टिंग डिविडेंड्स वाली एक स्ट्रेटजी है ये यंग लोगों को फॉलो करनी चाहिए। तो इस पे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि ये स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और क्यों हमें डिविडेंड पे फोकस करना चाहिए और कैपिटल गेन्स वर्सेस डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स। मैं आपको जरा एक एग्जाम्पल से समझाता हूं जो प्रैक्टिकली बाजार के अंदर होती है। आपको पता है म्यूचुअल फंड के पास अगर 100 रुपए है ना आज, तो उसमें से 95 रुपीज मनी मार्केट या इनकम फंड के अंदर पड़े और सिर्फ 5% स्टॉक मार्केट के अंदर पड़े। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग जब कोई नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है ना, स्टॉक मार्केट लोगों के लिए बहुत नया है, ठीक है। अगर 100 लोग मुझे सुनेंगे, बिल्कुल नए लोग, अगर मेरे चैनल से नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नए लोग जो कि बगैर किसी इन्वेस्टिंग चैनल से आ रहे हैं ना, तो वो सबसे पहले पूछेंगे कि यार मुझे पैसे वापस कितने मिले, राइट। उसका रीजन क्या है? वो कहते हैं कि यार आई वांट दिस मनी बैक, मुझे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये पैसे मुझे वापस मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, दिस हैज नथिंग टू डू विद द फंडामेंटल रीजन कि अगर आप डिविडेंड लेते हैं तो इसेंशियली आप गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे होते हैं। बट अगर आप इसको जरा सा सोचिए ना, तो इट्स ऑल साइकोलॉजिकल कि यार मुझे मेरे पैसे वापस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं यार, अगर आपको कुछ नहीं पता है एंड इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, स्टार्ट ऑफ विद डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। आप भले 1 साल करें, आप 2 साल करें, बट वो जो साइकोलॉजिकली आपको ट्रस्ट नहीं है ना एक एसेट क्लास के ऊपर कि यार आपको बैंक में आप पैसे रखते हैं, वो आपको 10% देता है जब इन्फ्लेशन 20% है, बट हर महीने का प्रॉफिट आके गिरता है या हर क्वार्टर का प्रॉफिट आके गिरता है, तो वो जो कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है ना, वो स्टॉक मार्केट पे तभी होगा जब आप अपने अकाउंट में वो पैसे को रियलाइज होते हुए दिखे, ठीक है। अब लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यार थियोरेटिकली, चलो थियोरेटिकली डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट इज नॉट एज गुड एज अ नॉर्मल कंपनी जो कि ग्रोथ पे फोकस करती है। थियोरेटिकली इट्स 100% करेक्ट। मैं एक्सप्लेन भी करता हूं कैसे है। क्योंकि जब आप डिविडेंड देते हैं ना, तो आप 15% उस अमाउंट का गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं। तो आप री इन्वेस्टमेंट करते हैं, 100 रुपए की जगह 15 रुपए वहां चले गए, 85 रुपए का आपने री इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप एक कंपनी 85 रुपए से री इन्वेस्टमेंट करती है और एक कंपनी 100 रुपए से री इन्वेस्टमेंट करती है, तो 100 वाली जल्दी ग्रो करेगी, राइट। कहने का मकसद क्या है, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है, और पाकिस्तान का जो बूम एंड बस्ट साइकिल है ना, अच्छी अच्छी कंपनियां बुरे हालात के अंदर मुफ्त के भाव आपको मिल रही होती है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बुक वैल्यू से नीचे चल रही होती है, पाकिस्तान के अंदर तबाही होती है, और एग्जैक्टली उस टाइम के ऊपर लोग अपना माल बेच के भाग रहे होते हैं। लेकिन अगर साइकोलॉजिकली सोचें, उस टाइम पे अगर वही कंपनी जो कि लेट्स से 40% नीचे आ गई है, हर क्वार्टर में आपके पास डिविडेंड दे रही है, तो प्रोबेबली यू विल नॉट सेल, यू विल से कि यार कुछ नहीं, नुकसान पहले तो मुझे करने की जरूरत क्या है, नंबर 2 यार डिविडेंड तो देके जा ही रहे हैं, मुझे उतना ही दे रही है जितना मुझे बैंक्स दे रहे हैं, उससे बेहतर दे रहे हैं। इसलिए आई से कि व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग आउट, आप बिल्कुल यंग हैं, आपको कुछ नहीं पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, बट आपको स्टॉक मार्केट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी है, देन स्टार्ट ऑफ विद फाइंड 4 या 5 डिविडेंड स्टॉक्स, ठीक है। डू इट फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर। किसी कोर्स की जरूरत नहीं है आपको, जो भी बाजार में फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे, बस वो देखें आप, एंड जस्ट अंडरस्टैंड हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। वो तो आपको टेक्निकल साइड आपका कवर हो जाएगा यूट्यूब की वीडियोस देख के, बट जो साइकोलॉजिकल साइड है ना, वो डिविडेंड आपको पूरा करना है। और जहां तक ग्रोथ स्टॉक्स की बात है, पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ स्टॉक्स
लार्जली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के अंदर आपको मिलते हैं या कंज्यूमर स्पेस के अंदर मिलते हैं। बट जो लिक्विड कंपनीज है ना, जिसका नाम सबको पता होता है, दे आर प्राइमरीली बूम बस्ट साइकिल कंपनीज। अब मसला क्या है, जब कोई एक नया बंदा आता है और उसको नजर आता है कि यार ये सीमेंट कंपनी, ये स्टील कंपनी, सब के सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं, दे डोंट रियलाइज कि यार अगर आज ये 100 रुपए की चीज 200 की हो सकती है, तो ये 200 की चीज फिर 50 की भी हो सकती है। तो दिस इज अनदर रीजन व्हेन आई प्रोमोट डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। कोई गुरु बैठेगा, थियोरेटिकली कहेगा कि यार 15% गवर्नमेंट को टैक्स देने की क्या जरूरत है, साइकोलॉजिकली यू आर गेटिंग 100% बेनिफिट, that 15% can be taken care of very easily. This is why I think dividend reinvestment strategy should be starting factor for anyone who wants to start in the stock market. That's how I think about the entire picture. मैं इसी तरह साइकोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की जो थियरी है उसको मिला के लोगों को एडवाइस करने की कोशिश करता हूँ। फुरकान भाई, आपने बूम एंड बस्ट की भी बात की, और पाकिस्तान इज नोटोरियस फॉर दीज बूम एंड बस्ट साइकिल, चाहे वो सियासत हो या मईशत हो। आप भी बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, नॉट अ शॉर्ट टर्म। ज़्यादा पैसे लॉन्ग टर्म वाले ही बनाते हैं। अभी मैंने आपकी वो दोबारा वीडियो देखी थी ओवरसीज़ वाली। सो कुछ जानने वाले भी हैं, ओवरसीज भी हैं, वो डरे हुए हैं। जैसे 2017 का एक हाई लगा, फिर नीचे। और मैंने भी प्रैक्टिकली देखा है, जो आप जैसे रहनुमा हैं वो बताते हैं कि लॉन्ग टर्म करनी चाहिए, डोंट सेल, उसमें कैपिटल गेन चला जाएगा, वो जो पैसे गवर्नमेंट ले लेती है हमारे 15% चले टैक्स जो चला जाता है, CGT। सो मैंने भी देखा है कि बहुत दफ़ा मेरे पैसे अच्छे बने होते हैं, वो सारे चले जाते हैं, अफसोस भी होता है। फिर कुछ लोग मैसेज भी करते हैं बड़े सीनियर के, यार दिस टाइम आई डोंट वांट टू लूज माय मनी, लास्ट टाइम तो फंस गया था, निकल भी नहीं सका। सो इस बूम एंड बस्ट से किस तरह मैनेज करना चाहिए हमें? देखिए, सबसे पहले तो ये बूम एंड बस्ट है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में आप चाहे कुछ भी कर लें, आप बच नहीं सकते। ठीक है, आप चाहें तो डिविडेंड यील्डिंग वाले स्टॉक्स ले लें, चाहे तो आप कैपिटल गेन्स वाले स्टॉक्स ले लें, जिसमें कैपिटल गेन्स में दो कैटेगरीज निकलती हैं। एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं, एक लोकल में बेच रही होती है। लोकल के अंदर फिर दो हिस्से होते हैं कि एक जो इकोनॉमिक्स को देख के चलती हैं, जीडीपी ऊपर गई तो ज्यादा सीमेंट बिका, स्टील बिकी, गाड़ी बिका, वगैरह वगैरह। और बाकी वो कंपनीज होती हैं जो कि मेडिसिन बेच रही होती हैं, नूडल्स बेच रही होती हैं, वगैरह वगैरह। तो जब किसी इकोनॉमी के अंदर इतने बुरे हालात होते हैं ना, जब आपको बूम फिर बस्ट फिर बूम फिर बस्ट, तो हर कंपनी का उसके ऊपर इफेक्ट आता है। जैसे 70 रुपए का सबसे अच्छी, या सबसे अच्छी नहीं करना चाहिए, द वर्ड शुड बी सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड आज किस स्टॉक के अंदर है? ईफर्ट के अंदर। ठीक है, फर्टिलाइजर कंपनीज के अंदर, पावर कंपनीज के अंदर। आप एक साल पहले उठा के देख लें उनके हालात, 70 रुपए की वो कंपनी 180 रुपए की आज 160 रुपए की चल रही है, और 30-32 रुपए का वो कंपनी डिविडेंड दे चुकी है। कहने का मकसद क्या है, अगर आपका होराइजन, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई बंदा बाहर से बैठा है ना और वो कहता है मुझे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना है, आप प्लीज एक बात बहुत गौर से समझ लें। पाकिस्तान में हो सकता है 600 स्टॉक्स लिस्टेड हो, एक्टिव 100 हो, 30 मोस्ट एक्टिव हो, हर स्टॉक आपके लिए नहीं। आपको पहले तो इस दिमाग अपने आप को इस दिमाग अपने अंदर ये चीज बिठा लेनी है कि ये जो चीजें आपको रोज मिलती है ना, वो आपके लिए। ठीक है, हमने वो कंपनी एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी सेलेक्ट करनी है जिसमें इसका चांस कम हो, क्योंकि पहली चीज तो ये होती है कि आप बूम एंड बस्ट साइकिल को प्रिडिक्ट कर लें। ये थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज पाकिस्तान की बूम एंड बस्ट साइकिल, मतलब ये वो बात है कि वो आपने वो जोक सुना है ना, एक बंदा जाता है, वो केले के छिलके पे गिरता है और फिर वो गिर जाता है, उसको लग जाता है, वापस उठ के चला जाता है, अगले दिन आता है, केले का छिलका गिरा हुआ होता है, वो बोलता है शिट यार आज वापस गिरना पड़ेगा। तो हमारे जो है ना प्रॉब्लम्स ऐसे ही हैं कि हम एक ही गलती बार बार करते हैं और उसमें फंसते हैं। इसलिए प्रिडिक्टेबिलिटी आपको बेहतर मिल जाती है कि आप कोशिश कर सकते हैं कि यार इन्फ्लेशन ऊपर जाना शुरू हो गया है, पाकिस्तान ने बहुत दिनों से रुपया डिप्रिसिएशन को रोक के रख दिया है, बाहर से पैसे नहीं आ रहे हैं, हम अंधों की तरह अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, मतलब एक साइकिल चेंज होने वाला है। लेकिन एक चीज आप समझ लें, जब साइकिल खराब होता है तो ये ऑक्शन ड्रिवन मार्केट है। ऑक्शन ड्रिवन मार्केट का मतलब हर बंदा अपने हिसाब से जितने रुपए में चाहे नीचे माल बेच के भाग सकता है। और दूसरी साइड पे कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो एक्सपोर्ट वाली कंपनीज होती हैं, लोकल जो दवाइयों वाली कंपनी है, वगैरह वगैरह, इनमें ये बूम बस्ट साइकिल का इंपैक्ट कम आता है। कम कैसे आता है? सेल्स अपनी जगह पे खड़ी रहती है, बूम हो या बस्ट हो, दवाइयां तो चाहिए, राइट? बस्ट में तो उल्टा एंटी डिप्रेसेंट ज्यादा ही चाहिए। तो बूम में आपको, अब बस्ट में आपका मसला ये होता है कि वो दवाइयां आपकी बिक रही होती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती है। इसी तरह बूम के अंदर हो या बस्ट के अंदर हो, जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं वो अपनी एक्सपोर्ट करती रहती हैं।
कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करके पे आउट भी शेयर कर रही होती हैं। तो ये दीज आर योर आइडियल कैंडिडेट्स। अब दूसरा सवाल आता है, वो आपके दोस्त का सवाल कि यार मेरे पास जब भी नफा बनता है ना मैं बेच देता हूं। मैं क्यों जब भी नफा बनता है बेच देता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि यार अगली बार ये फिर नीचे आ जाएगी बाजार में, फिर मैं मर जाऊंगा, फिर बस्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको कंपनी सिलेक्शन का तो बता दिया। दूसरी साइड एक याद रखें कि पाकिस्तान में ये बूम बस्ट साइकिल चल रहा है लास्ट 15-20 सालों से, राइट? उसके बावजूद अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न उठा के देखें तो वो तो हमारा बहुत अच्छा है। वो क्यों अच्छा है? क्योंकि एक बार जब बाजार के अंदर बूम ये बस्ट बिल्ट इन हो जाता है ना बाजार के अंदर, और आपके पास चीजें अच्छी होती है ना, दे कम बैक फास्टर देन एन एवरेज कंपनी। अगर एक सीमेंट कंपनी को इस पूरे साइकिल से या स्टील कंपनी को इस पूरे साइकिल से बाहर आने में 3 साल लगेंगे, तो इन कंपनीज को बाहर आने में 6 महीने या साल लगेगा। दिस इज हाउ योर लॉन्ग टर्म होराइजन टेक्स केयर ऑफ द एंटायर थिंग। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, एंड द चॉइस ऑफ कंपनी टेक्स केयर ऑफ द एंटायर थिंग। यानी कि खुदा ना खास्ता आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि अब बस साइकिल आने वाला है और आप फंस गए, आपके पास कोई मेंटोर नहीं है, आप इन्वेस्टर्स से बात नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेडर्स से बात कर रहे हैं और आप फंस जाते हैं। अगर आपके पास कंपनीज अच्छी हैं, देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल गेट आउट सूनर विद मनी इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टक इन द एंटायर साइकिल। एंड दूसरा सवाल कि, और दूसरा जो आप कह रहे हैं ना कि यार मुझे जैसे ही नफा बनता है मैं बेच देता हूं, आप उसका कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, बिकॉज एग्जैक्टली 2012 में मैंने ये किया था। मेरे पास 2 पोर्टफोलियो थे, एक अपना और एक अपने अब्बा का। मैं अपने लिए ट्रेडिंग कर रहा था लकी सीमेंट के अंदर, ठीक है? मैं बेचता था, लेता था, क्योंकि मैं रिसर्च एनालिस्ट हूं, स्क्रीन पे बैठा हुआ हूं, एवरी डे मैं देख सकता हूं, कुछ थोड़ा बहुत मुझे टेक्निकल की भी नॉलेज थी। माई रिटर्न्स वर 35%, बट मेरे अब्बा का रिटर्न वॉज 52%, एग्जैक्टली जितना पूरे साल ये स्टॉक पड़ा था। सो कहने का मकसद क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लें, पाकिस्तान में बूम बस्ट साइकिल से आप निकल नहीं सकते, लेकिन जो हालात हम बस्ट साइकिल में कर देते हैं ना अपनी स्टॉक के अंदर, वो आपके फ्यूचर रिटर्न्स को कॉम्पनसेट कर देता है। यानी कि डिविडेंड वाले स्टॉक्स भी डबल हो जाते हैं। पूरी दुनिया में आप जाके देखें, कभी भी आपको डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स डबल होते हुए नजर नहीं आएंगे, तो वो भी डबल हो जाते हैं। और अगर आपने कंपनी अपनी चॉइस थोड़ी सी बेहतर कर ली है और खुदा ना खास्ता आप फंस भी जाते हैं, तो इन द मीन टाइम वही पुराने वाले सवाल का जवाब कि आपको डिविडेंड्स आ रहे होंगे, नंबर 1, एंड नंबर 2, जब चीजें वापस ठीक होंगी, यू विल बी बेटर ऑफ देन सेलिंग एट अ लॉस। आई होप यही इसका जवाब था। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन इन दैट, तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू क्लैरिफाई। मैं ब्लूमबर्ग के हैं एक डेविड रूबेनस्टाइन, उनका शो देखता हूँ। वो इंटरव्यू करते हैं बड़े ज़बरदस्त जितने भी कोई फाउंडर्स वगैरह होते हैं, सीईओज ऑफ फंड्स। सो उसके 2-3 क्वेश्चंस जो है ना वो काफ़ी कॉमन है हर पॉडकास्ट में। एक होता है कि आपको किसी ने बेस्ट इन्वेस्टिंग एडवाइस क्या दी थी, और अगर किसी के पास अभी कोई पैसे हैं तो आपकी उनके लिए क्या एडवाइस होगी कि उनको कैसे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी आज स्टार्ट करनी चाहिए। वो वहाँ पे पूछता है कि अगर मेरे पास $1,00,000 हैं तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी। और उसमें तीसरा भी मैं ऐड कर ही लेता हूँ कि आपने कौन सी कॉमन मिस्टेक की इस जर्नी में, इन्वेस्टिंग जर्नी में स्पेशली, या आप लोगों को कैसे देखते हैं, क्या गलतियां कॉमनली करते हैं? मुझे बेस्ट इन्वेस्टिंग एडवाइस, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक कौन सा लेना है, क्या खरीदना है, उसकी बात में नहीं कर रहा हूँ। जो एक्चुअल मुझे इन्वेस्टिंग एडवाइस दी थी ना, वो किसी ने मुझे मतलब एक एग्जाम्पल दी थी। उसने मुझे एग्जाम्पल, मैंने कहीं यूट्यूब पे सुनी थी, डायरेक्टली मुझे किसी ने एडवाइस नहीं दी थी। दैट वाज फ्रॉम आई थिंक मनीष बाबरा। ही सेज कि यार कभी कभी तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं कोई एक अच्छा स्टॉक खरीदूं और मुझे कोई जो है ना वो उठा के मेरा फोन लेके मुझे किसी आइलैंड पे डाल दे जहां कोई कनेक्शन हो, और 5 साल बाद मुझे वापस उठा के ले आए और मुझे बोले कि यार देखो जो तुम, और फिर मैं आगे अपना पोर्टफोलियो देखूं कि किस तरह मेरा पोर्टफोलियो कहां पहुंचा है, चाहे अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, मैं तब आके देखूं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ आई है, जो मुझे किसी ने बताई हो, किसी ने समझ में आई हो, बिकॉज जर्नी मेरी इतनी लंबी है कि एवरीथिंग इज कॉन्वोल्यूटेड। ऐसा लगता है ये मैंने सोचा है, फिर मुझे लगता है नहीं मुझे किसी और ने बताया था, वगैरह वगैरह। तो मैं अगर कोई मुझे आज कोई बताए तो मैं क्या उससे सुनना चाहूंगा 15 साल पहले जो मैं था। आपके पास सारे वेपन्स हैं, आपके पास स्नाइपर है, ग्लॉक है, टैंक है, मिसाइल है, आपके पास सब कुछ है, बट जंग आपने जीतनी है बगैर किसी चीज को इस्तेमाल किए। समझ रहे हैं आप? मतलब आप
सारी चीजें आप टेक्निकल यूज कर सकते हैं, फंडामेंटल यूज कर सकते हैं, टेक्निकल्स के अंदर 150 चीजें हैं वो यूज कर सकते हैं, फंडामेंटल के अंदर 150 चीजें यूज कर सकते हैं। बट एक बार जब आप कोई एक चीज यूज कर लेना, उसके बाद पेशेंस इज एवरीथिंग। अब उसके बाद उस वेपन को यूज करने की जरूरत है। हम ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं चीजों पे। हमें एक किसी ने टेक्निकल कॉल दी या हमने टेक्निकल पे स्टॉक निकाला और हमें लगता है कि यार नाउ द होराइजन इज, फॉर एग्जांपल एक फ्लैट लाइन, मैंने भी टेक्निकल्स की कुछ थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी हैं। आपको वीकली चार्ट पे लगता है कि यार मल्टी ईयर लो पे उसने उल्टा हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है, आपको लगता है यार ये $10 की चीज ना $70-80 की हो सकती है। व्हाट द प्रॉब्लम दैट यू विल डू इज $10 पे लेके ब्रेकआउट देख के आप उसको $80 पे बेचने की जगह $11-12 पे बेच देते, आपने पूरी मेहनत जाया कर। तो आई थिंक द ओनली एडवाइस दैट आई हैव फॉर द पीपल, या मैं चाहता कि मुझे कोई बंदा दे दे जो मैं अपने दूसरे अमेरिका की मार्केट में सीखने की कोशिश कर रहा हूं, साउथ ये मिडिल ईस्ट की मार्केट में सीखने की कोशिश कर रहा हूं। पेशेंस इज द की। नो मैटर हाउ मच यू नो, पेशेंस का कोई रद्दो नेमो बदल कोई दूसरी चीज नहीं है। अगर आपके पास पेशेंस है आप जीत जाएंगे, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, चाहे आप कितने भी आपके पास वेपन्स हो, यू विल लूज। सो दिस इज दैट समबडी टॉट मी या आई गॉट टू नो वगैरह वगैरह। दूसरा सवाल आपका क्या था कि अगर आपके पास $1,00,000 हो तो आपको क्या करना चाहिए, राइट? हाँ, उसको हम पाकिस्तानी तनाज़ुर में देख लेते हैं। अगर कोई आज अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए आपकी 2-3 एडवाइसेस क्या होंगी? भूल जाए स्टॉक मार्केट कोई एसेट क्लास है, भूल जाए मनी मार्केट कोई एसेट क्लास है, भूल जाए रियल एस्टेट कोई एसेट क्लास है, गोल्ड को भूल जाए, सिल्वर को भूल जाए। एक पेन और पेपर में लिखें कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी क्यों है। पहला जवाब आपके दिमाग में निकल के आएगा पैसा कमाने के लिए। तो भाई पैसे कमाने के लिए तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपने ये सोचना है कि यार मेरा गोल क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। मुझे बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए करना है, मुझे मेरी पैसिव इनकम के लिए करना है, बस मेरे इधर उधर के खर्चे पूरे हो जाए उसके लिए करना है। बिकॉज एक बार, और ये पूरी जिंदगी आपको लगती है एक सवाल का आंसर करते करते, बट अगर आप शुरू कर रहे हैं ना, प्लीज डोंट थिंक अबाउट व्हीकल, जस्ट थिंक अबाउट कंसिस्टेंसी एंड थिंक अबाउट योर गोल। आप चाहे मनी मार्केट में पैसे लगाएं। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट होता है सबसे रिस्क एवर्स एसेट क्लास, बल्कि हम उससे भी नीचे चले आते हैं। आप गोल्ड में पैसे लगाएं। अभी मैं एडवाइस इसलिए आपको नहीं कर रहा कि कौन सा, चले मैं ये भी कर दूंगा इसके बाद कि मेरे हिसाब से बेस्ट कौन सी चीज है। आप गोल्ड में पैसे लगाएं, आप सिल्वर खरीदें, आप रियल एस्टेट खरीदें। याद रखिएगा पेशेंस और गोल। अगर आपका गोल है कि यार मुझे इस पे घर बनाना है, तो जितनी जल्दी रियल एस्टेट वो वाली खरीद लेंगे और आप जिस तरह टुकड़े टुकड़े में खरीद के उसको टोकनाइज कर देंगे, आपके आज 10,000 5,000 सेव कर दिया मैंने इसके लिए, फिर 15,000 सेव कर दिया, 20,000 कर दिया, उतना अच्छा है। और पेशेंस दैट विल मेक यू। आजकल के हिसाब से अगर कोई एक 20, 25, 30 साल का बंदा शुरू करता है ना, तो मैं कहूंगा कि यार मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी माई एंटायर वेल्थ इज इन स्टॉक मार्केट एंड माई एंटायर वेल्थ हैज बिन इन द स्टॉक मार्केट सिंस लास्ट 15 ईयर्स, नहीं 18 ईयर्स। बिकॉज मैंने स्टॉक मार्केट में आने से पहले जब मैं इंटर्न था तब भी मैं स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करता था और मुझे इससे अच्छा व्हीकल नजर नहीं आता। स्टॉक मार्केट है ना, मैं कभी कभी कहता हूं कि इस मुल्क का ना इन्वेस्टमेंट व्हीकल में सबसे सौतेला चाइल्ड है। सौतेला चाइल्ड का क्या मतलब है? सबसे पहले अगर किसी पे टैक्स लगाना है ना तो इस पे लगाओ। सबसे पहले किसी एसेट क्लास को पकड़ना है ना कि यार आपको ग्रे मनी, तो ब्लैक मनी तो छोड़ें, ग्रे मनी भी नहीं आ सकता। केवाईसी सबसे पहले करना है तो आपने स्टॉक मार्केट में करना है। सबसे पहले सीजीटी लगाना है तो स्टॉक मार्केट में लगाना है। सबसे पहले सीवीटी, जितने टैक्सेस लगाने हैं स्टॉक मार्केट के अंदर आपने लगाने। उसके बावजूद दिस एसेट क्लास हैज गिवन यू द बेस्ट रिटर्न, बट दैट्स नॉट ओनली इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज इस एसेट क्लास का रिटर्न बनता है कंपनी नया पैसा कमा के। कुछ सम्स होती हैं जो जीरो सम गेम होती है। आपने जब ट्रेडिंग की एक चीज ली, एक चीज बेची, तो प्रोबेबली आप उसको कह सकते हैं इट्स अ जीरो सम। जो ट्रू कंपनीज होती है ना, वो वेल्थ क्रिएट करती है। आज एक पैराडोल का पत्ता बना रही थी कंपनी, कल 100 बनाएगी, 100 के बाद 1000 बनाएगी, 1000 के बाद लाख बनाएगी, लाख के बाद 20 लाख बनाएगी। ये ग्रोथ है इस कंपनी के अंदर। तो स्टॉक मार्केट में आपको उन एसेट क्लासेस में और किसी एसेट क्लास में आपको नहीं मिलता। आप गोल्ड उठाएं, कोई अर्निंग एसेट क्लास नहीं होती है। रियल एस्टेट उठाएं, अर्निंग एसेट क्लास नहीं है। 2-3% की पाकिस्तान में आपको रेंटल यील्ड मिलती है। स्टॉक मार्केट इज दी वाहिद एसेट क्लास जिसके अंदर कंपनीज नया पैसा हर साल के हिसाब से बना रही है। तो आई वुड से कि आप चाहे लीस्ट रिस्की एसेट उठाएं, लीस्ट रिस्की स्टॉक मार्केट कंपनीज उठाएं जो डिविडेंड यील्डिंग हो, मोस्ट रिस्की उठाएं जो कि सिक्लिकल हो,
या वो कंपनी हो जो कि 20 साल के लिए आप अपने बच्चों के लिए के छोड़ सकते हो। मैं अगर आज शुरू कर रहा होता तो वंस अगेन मैंने शुरू भी स्टॉक मार्केट से किया था और आज भी शुरू कर रहा होता तो स्टॉक मार्केट से ही करता। एंड तीसरा सवाल क्या था सर आपका? तीसरा, कॉमन मिस्टेक्स जो कोई आपने की, कोई गलती या लोग क्या करते हैं गलतियां। मैंने आपको बताया था मेरे अब्बा का पोर्टफोलियो और मेरा पोर्टफोलियो सेम, मैंने वही गलती की थी। मुझे लग रहा था यार रियलाइज हो रहे हैं प्रॉफिट, 300 रुपए का लकी था, 325 का बेचा मैंने। अब्बा के लिए भी 300 का ले लिया, अपने लिए भी 300 का ले लिया, ठीक है। 300 रुपए का था, मैंने अपने लिए भी ले लिया, अब मैंने 25 रुपए बनाए मैंने। ये होती है, ये चीज होती है यार, मतलब 25 रुपए कमा के भाई घर लेके जा रहा है। अगले दिन वो स्टॉक खुला 335 रुपए का, फिर आपके भाई ने वापस 335 में लिया और फिर 330 भी हो गया, फिर आपके भाई ने इंतजार किया 340 रुपए का। तो मुझे अच्छी तरह से याद है मेरे नफे, मैंने 35% कमाया था और अगर मैं उसमें से वो निकाल दूं ना, क्या बोलते हैं उसको, कमीशंस, तो आई थिंक दिस वाज नेट, आई थिंक 22% 21%, क्योंकि मैंने ग्रॉस पे तो पैसे कमा लिए थे, नेट पे मैंने मतलब 11-12% मेरा कमीशन में चला गया। सो कहने का मकसद क्या है, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन इज कि यार जो पैसा टेबल पे है उसको ले लो। अगर कंपनी अच्छी है ना सर, अगर एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको बता चुकी है लास्ट 5 सालों में कि मैं ग्रो करने के लिए हूं, मुझे दुनिया पाकिस्तान में माल बना के एक्सपोर्ट करना है, पाकिस्तान में सबसे सस्ता लेबर है, ये इंडस्ट्री लेबर के ऊपर चलती है, मैं लेबर बना के एक्सपोर्ट करूंगा, वो कंपनीज हैव डन रियली 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 वेल। सो मिसकंसेप्शन लोगों का क्या होता है, आज जो पैसा मिल रहा है उसको ले लो, कल का कुछ नहीं पता। फेथ इन द एसेट क्लास इज रियली इंपॉर्टेंट। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। अच्छा, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारे लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए या ट्रेडर्स के लिए कह लें, क्योंकि आप डिफाइन खुद कर दें, फंडामेंटल्स को फॉलो करना बेटर है, टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना बेटर है। बहुत से लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बड़ा फोकस करते हैं, एंड देन बहुत दफ़ा मैं सुनता हूँ मनी मैनेजमेंट। सो आपके ख्याल में कौन सी स्ट्रेटजी इज़ गुड फॉर हु? खालून भाई, कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आप किसी सुपर स्टोर के अंदर जाते हैं ना, तो आपको चीज लेनी होती है या मक्खन लेना होता है। जितने सारे आपके सामने ऑप्शन खुल जाते हैं ना, आप एंटर हुए, 100 ऑप्शंस आपके सामने खुले, 100 ऑप्शंस में अब आपके लिए वो चीज और मक्खन खरीदना ना बहुत मुश्किल है, समझ रहे। और कभी कभी आपको पता होता है कि यार एक दुकान में जाना है, परचून की दुकान में, उसको कहना मक्खन दे दो, उसने जो मक्खन देना है आपने ले लिया, राइट। सो मुझे लगता है जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना सोचने के लिए, तो हम वैसे ही चीजों को कंफ्यूज कर देते हैं। अब आपके पास टेक्निकल्स हैं, आप साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग कर रहे हैं, टेक्निकल्स के अंदर 150 इंडिकेटर्स हैं, फंडामेंटल्स के अंदर 150 वैल्यूएशन टेक्निक्स हैं। आई वुड सजेस्ट कीप इट वेरी सिंपल, कोई एक चीज को सेलेक्ट करें। अब किसके लिए क्या हो सकती है मैं आपको बता देता हूं। आई हैव बीन अ फंडामेंटल इन्वेस्टर सिंस द वेरी बिगिनिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज फंडामेंटली चेंज होती है जिसकी वजह से आपको स्टॉक मार्केट में उसकी शेयर प्राइस में मूवमेंट या वॉल्यूम आपको नजर आता है, और उसके ऊपर फिर टेक्निकल्स वहां से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसमें फंडामेंटल्स की अच्छी बात क्या है कि आप पहले पकड़ सकते हैं। टेक्निकल्स वालों की अच्छी बात क्या है कि फंडामेंटल्स वाले को पकड़ के शायद 6 महीना इंतजार करना पड़ जाए, बट टेक्निकल्स वाला बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर कोशिश करता है लेने की, और अपने रिस्क को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है कि मैं 3 रुपए नीचे रिस्क स्टॉप लॉस करके निकल जाऊंगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैं आज कैसे फॉलो करता हूं ये मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपके माइंडसेट से आपको कोशिश करता हूं एक्सप्लेन करने की कि आपने खिजर भाई कैसे करना। मैं दोनों को साथ साथ यूज करता हूं। 80% इज फंडामेंटल्स एंड 20% इज टेक्निकल्स, एंड इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। आई सी अ कंपनी, जो मेरे सामने कोई चेंज ऑफ रिजल्ट्स आया, चेंज ऑफ न्यूज आया, मुझे कोई अखबार में ऐसी चीज मिली, क्वार्टरली रिजल्ट्स बेहतर हो गए, मैंने उस कंपनी को देखा, मैंने अंडरस्टैंड किया कि यार ये कंपनी क्या करती है, कैसे करती है। मोटे मोटे जो परचून की दुकान के भी अगर आपको शेयर्स खरीदने होंगे तो आप यही करेंगे, स्टार्टअप की दुकान में भी आपको करने होंगे तो यही करेंगे कि बंदा करता क्या है भाई, बंदे की कॉस्ट क्या है, बंदा कॉस्ट कमाने के बाद क्या बंदा नफा कमा सकता है अगले साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल। हाँ भाई बहुत अच्छी कंपनी है, कमा सकता है। तो क्या ये सस्ता मिल रहा है? हाँ यार, एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब हुआ है, सस्ता लोग देके जा रहे हैं, गुड, फंडामेंटली हाईलाइट कर लिया। फिर 15% या 10% या 20% आई लुक एट अ सिंपल चार्ट कि यार क्या हो रहा था, प्राइस कहां गई थी, कहां से वापस आई। मुझे लग रहा है कि ये क्वार्टरली रिजल्ट्स बाजार ने, लोगों ने, मार्केट ने उसको नेगेटिव लिया है, बट क्या एक्चुअली लोगों ने नेगेटिव लिया है? क्या स्टॉक प्राइसेस नीचे आई हैं? दिस इज हाउ माय प्रोसेस इज। बट अगर आप लोगों ने, आई बिलीव इन फंडामेंटल्स, तो थोड़ा सा मेरा बायस भी होगा उसमें, बट अगर आप लोगों ने चीज को लेके लंबे होराइजन के लिए छोड़ देना है और चीजें कम लेनी है, ठीक है, मतलब एसेट क्लासेस कम है, एसेट क्लासेस के अंदर स्टॉक्स कम है,
और आपने लंबे होराइजन के लिए लेना है, फंडामेंटल विल वर्क बेटर फॉर यू। अगर आपने बहुत सारे एसेट क्लासेस में काम करना है, अगर आपने विद इन दीज एसेट क्लासेस अगर बहुत सारी मूवमेंट, चाहे ऊपर जाती हुई मूवमेंट, नीचे आती मूवमेंट को बार बार यूज करना है, तो आई थिंक टेक्निकल्स वुड वर्क बेटर फॉर यू। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। मे बी मेरी भी कामयाबी इसमें है कि जब मैंने इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो आई वेंट फॉर द बेस्ट कंपनीज। उसको मैंने सर्च किया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, एंड आई वेंट फॉर द बेस्ट कंपनीज। मेरा एक सिंपल रूल था कि अगर मुझे $1 मिलियन, $1 बिलियन आज मिल जाए, तो मैं कौन सी कंपनी का मालिक बनना पसंद करूंगा, या किस कंपनी का सीईओ लग जाऊंगा जाके, कहाँ पे हेड ऑफ एचआर लगूंगा। तो एक पहला ये था। और उन कंपनी के बाद हर सेक्टर से जो एक अच्छे सेक्टर हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में या स्टॉक्स मार्केट, सारी मार्केट्स में सेक्टर्स इस तरह रोटेट होते रहते हैं। सो वो भी एक अच्छा होता है कि अगर एक दो सेक्टर नीचे जा रहे हैं, एक दो ऊपर जाएंगे, तो आपको मार भी नहीं पड़ेगी। सो उनको चूज करने के बाद आई डू लाइक अ टेक्निकल, उन कंपनियों में ट्रेड भी कर लें, स्विंग भी कर लें, बट माई बेसिक रूल इज टू गो फॉर द बेस्ट या स्ट्रॉन्ग कंपनीज। एक दफा मैंने पिछली वीडियो में कहा था फरलू कंपनीज, किसी ने कहा था ये गैर पार्लिमानी लफ्ज है, बट ये फरलू कंपनी को ट्रेड करना, बाय करना, चाहे मुझे कोई टिप दे दे कि ये कल को जो है कैप पे कैप लगेंगे, मैं अपनी वैसे ही बेइज्जती समझता हूँ, इंसल्ट समझता हूँ कि किसी फरलू कंपनी को मैं खरीदूं। नहीं, और मैं एक चीज खौलन भाई यहाँ पे, बिकॉज आप खिजर भाई सॉरी, आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, कुछ लोग जो है ना वो ट्रेडर होते हैं और फिर नुकसान में इन्वेस्टर बन जाते हैं, और इन्वेस्टर होते हैं और नफे में ट्रेडर बन जाते हैं। ये सबसे बुरा कॉम्बिनेशन। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कोशिश करते हैं कि यार लिया टेक्निकल्स के ऊपर, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ या लगा नहीं सके, नीचे आ गए, तो फिर कंपनी की फाइनेंशियल्स देखने पहुंच गए कि यार ये कंपनी अच्छा, ये कंपनी तो अच्छी है, हाँ, और फिर बायस्ड होते हैं, तो फिर आपको पता है ना, हर बुरी चीज आपको अच्छी दिखती है। चाहे मक्खन की फैक्ट्री बंद भी हो गई, आप कहें यार क्या मक्खन था इसका, ये जब वापस आएगा तो आग लगा देगा। बट ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब नुकसान होता है तो इन्वेस्टर बन जाते हैं कि लेके बैठ जाओ। अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस लें, नुकसान लें और बाहर आ जाएं। कोई जरूरत नहीं है आपको वॉरेन बफे बनने की, क्योंकि वॉरेन बफे का जो पहला स्टेप था ना, प्री रेक्विजिट, वो आपने किया ही नहीं। तो आप टेक्निकल से, ट्रेडर से इन्वेस्टर ना बन जाए। इसी तरह इन्वेस्टर बोलता है कि यार मुझे कंपनी ये 30 रुपए की है, मुझे लगता है यार 80 रुपए की हो जाएगी ये कंपनी, लेकिन 33 रुपए में बेच देता है। वो कहता है कि यार अब 33 रुपए पे उसका एक जो ना, यहाँ पे बहुत सप्लाई जोन है, ये जब यहां से निकलेगा तो मैं वापस ले लूंगा। जब आप दोनों चीजों को कंफ्यूज करेंगे ना, तो आई कैन राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट दिस विल बी रॉन्ग फॉर। सो आई थिंक दोनों को मिक्स नहीं करना है, कोई एक चीज योर शुड बी योर प्राइमरी बास्केट। कभी कभी मुझे किसी ने एक एग्जांपल दी थी, या पता नहीं, वन सेकेंड सर, मेरा याददाश्त बहुत खराब हो गई है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर एक्सीडेंट होने वाला होगा तो सिचुएशन के हिसाब से आप पहले ब्रेक दबाएंगे या रेस दे के काटने की कोशिश करेंगे। मोटरसाइकिल वाले क्या करते हैं, जब एकदम से गाड़ी रुकती है तो साइड में करने की कोशिश करते हैं, ये इनका रिफ्लेक्स एक्शन है। गाड़ी वाला क्या करता है, फौरन ब्रेक दबाता है कि भले दूर भी है, कुछ भी है, और ब्रेक दबा के हम मिरर में देखते हैं कि पीछे वाली तो गाड़ी नहीं मांगा है। दिस इज योर नेचुरल रिएक्शन। ये जो साइकिल है ना कि आपको फंडामेंटल करना है, टेक्निकल्स करना है, ये आपके नेचुरल रिएक्शन से आएगा। मैंने किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा है जो टेक्निकल से इन्वेस्टर बन गया। 20 साल आगे जाके, अब मेरी जर्नी बहुत छोटी है इन्वेस्ट कार से, जब मैंने लोगों को मिलना शुरू किया तो 3 साल की जर्नी है, 2.5 साल की जर्नी है, तो मुझे नहीं पता 15 साल बाद वो किस तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। बट जो आपका एक्चुअल रिएक्शन है ना, दैट शुड बी योर थिंग। आपको लगता है कंपनी की किताबें देख के, मैं जैसा आपने बताया कि यार $1 मिलियन $1 बिलियन मुझे लगा के बैठना हो तो कौन सी कंपनीज होंगी, दैट्स अ फंडामेंटल माइंडसेट। नाउ यू आर टाइमिंग दैट स्टॉक थ्रू टेक्निकल्स, बेस्ट अप्रोच। यू कैन बी अ टेक्निकल ट्रेडर एंड देन यू कैन सी के यार फंडामेंटली क्या हो रहा है, रिजल्ट अच्छा है या बुरा है। अगर आप मिक्स करके चलेंगे विदाउट द प्री रेक्विजिट, आई थिंक that's where you will make the most amount of losses that I've seen people do. फुरकान भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा फीडबैक दैट जिसने आपका इट मेड योर डे, खुश किया आपको, आपको लगा कि यार जो मैं कर रहा था दैट वाज वर्थ डूइंग। मैं समटाइम जब डाउन होता हूँ या कुछ, सो जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फीडबैक मिलता है वो होता है कि यार हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स की थी तुम्हारी स्पेसेस देख के,
या सुन के उस टाइम मार्केट के में तो कोई स्टॉक्स का नाम भी नहीं लेता था, बहुत ही बुरे हालात थे। सो वी लिसन योर स्पेसेस, हमने इन्वेस्ट किया एंड वी लर्नड अ लॉट। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि आपकी पॉडकास्ट देख के हमारा माइंड सेट अबाउट इन्वेस्टिंग चेंज हुआ है। मेरा भी हुआ है, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ एक्सपर्ट से, उनकी जो इनसाइट्स होती हैं उनकी बेसिस पे फिर मैं अपनी जो एक इन्वेस्टिंग अप्रोच है उसको इम्प्रूव करता जाता हूँ। सो ये जो फीडबैक मिलता है लोगों से कि वी ट्राई टू ऐड वैल्यू किसी की मतलब इन्वेस्टिंग जर्नी में, अच्छा फील होता है। आई ऑल्सो वांट टू लिसन सम एग्जांपल्स फ्रॉम यू। सर मुझे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन रियली काइंड। मुझे यूट्यूब से जो कमेंट्स मिलते थे, जो मैंने क्योंकि अपनी जर्नी ट्विटर से शुरू की थी, तो वहाँ पे तो आपको मुझे वहाँ पे देयर वर मोर क्वेश्चंस देन कमेंट्स एंड देन देन, लेकिन जब मैंने यूट्यूब का स्पेस शुरू किया तो मेरे लिए भी यही कमेंट्स थे कि जब भी एक बंदे ने मुझे लिखा था कि जब भी मैं घबरा जाता हूँ, बाजार नीचे आ जाती है, तो मैं एक बार आपकी जो 2-4 वीडियोस हैं वो वापस देख लेता हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाता है। सो ये किसी की लाइफ में ऐसा चेंज कर देना, जिस तरह अभी मैंने हम लोग कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म पे करते ही हैं कि हर महीने जो है ना एक मॉडल पोर्टफोलियो निकलता है, तो लास्ट 2-3 शॉर्ट कोर्सेज से कम्युनिटी के अंदर सब कुछ मिलता है, तो वो शॉर्ट कोर्सेज से, स्टॉक आइडियाज से, मॉडल पोर्टफोलियो से, मुझे मेरी कम्युनिटी मेंबर से एक बहुत अच्छा, मुझे वो बहुत जाके दिल पे लगा है कि मुझे एक बंद, काश मैंने थोड़ा पहले ज्वाइन कर लिया होता, काश मैंने पहले ज्वाइन कर, ये जो फीलिंग मुझे आती है कि यार मैंने किसी की लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया दैट ही इज नाउ थिंकिंग कि यार पास्ट में भी हिज लाइफ कुड हैव बीन बेटर। मतलब एक तो होता है ना कि इंसान, सर आज से मेरी लाइफ इंप्रूव हो गई, बट नाउ द एंगल इज अ लिटिल डिफरेंट। कमेंट यही है, बट द एंगल इज अ लिटिल डिफरेंट कि काश मैंने पहले ज्वाइन कर लिया होता, पहले आपको सुनना शुरू कर दिया होता। दैट रियली मेड अ डिफरेंस। और मुझे एक और चीज बहुत 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 हेल्प हुई है कि मैं जिन लोगों से कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता, वो आईटी रिलेटेड लोग हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, एंड खास तौर पे फ्रीलांसर्स बच्चे जो हैं, दे आर मेकिंग मच मोर देन आई एम मेकिंग फ्रॉम माई डे जॉब। एंड जब मैं उनसे 1-to-1 कॉल्स पे बैठता हूँ, वो मुझसे आते हैं कि फुरकान भाई हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमें बता दें कि हमें क्या करना चाहिए, आप सजेस्ट करें, मुझे पता है आप एडवाइस नहीं करते, सजेस्ट करें। वो जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे एक बहुत खुशी होती है कि यार अगर एक बंदा 18-19 का तो कोई भी नहीं था, 20-22-23 साल की उम्र में ये सोच रहा है और मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं, तो मतलब मैं जब कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब मैं 18-19 साल की उम्र में था तो मेरे पास बहुत कम लोग थे इस तरह के मुझे बिल्कुल मेरी केस के हिसाब से समझा सके। और जब उनका वो कमेंट मेरे पास आता है ना कि सर आपने बहुत ज्यादा हेल्प कर दी, मैंने ये कर लिया, आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद मैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के काबिल हो गया, अब मुझे बेसिक समझ में आ रही है कि अच्छा रिजल्ट बुरा रिजल्ट। सो वो चीजें मुझे बहुत खुश करती हैं, उन लोगों से मुलाकातें नंबर 1, और उन लोगों के ये जो कमेंट्स होते हैं कि सर लाइफ चेंज हो गई, अब मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है आपको देख के, काश हम पहले आ चुके होते। दैट इज लाइक मतलब जन्नत काइंड ऑफ अ सिचुएशन। मतलब मुझे बहुत खुशी होती है। फुरकान भाई, जो हम हमारे जैसे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के एजुकेटर्स हैं, आप तो खुद कंटेंट बनाते हैं, मैं नॉर्मली आई एम एचआर पर्सन, सो मैं अपने आप को एनेबलर कहता हूं कि मैं एक्सपर्ट को कनेक्ट करता हूं विद द कम्युनिटी, उनके इंटरव्यू करता हूं, उनकी इनसाइट्स शेयर करता हूं दूसरों के साथ। सो हम जो कंटेंट क्रिएटर हैं या लिटरेसी एजुकेटर हैं, हम किस तरह एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं या करनी चाहिए? हाउ कैन वी मेक आवर वर्क मोर इफेक्टिव? अगर पाकिस्तान में आप एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि लिटरली फाइनेंशियल लिटरेसी पे अवाम के लिए काम करना चाहते हैं ना, तो दिस स्पेस इज टू ओपन, इसमें लोग ही नहीं है। जितने लोग आज जो पाकिस्तान की स्पेस में काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं या तो ड्यू टू सम कोर्सेज, एक वो होता है ना, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द ग्रैंडर पिक्चर कि यार अगर पाकिस्तान में हर बच्चा फाइनेंशियल लिटरेट होगा, हम कहते हैं यार इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है, वो इसलिए कम है क्योंकि हमें पता ही कुछ नहीं है कि हमें करना क्या है। वो इसलिए है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। सो आई थिंक व्हाट ऑल ऑफ अस शुड डू इज डू दिस टुगेदर। मैं अपने चैनल पे कुछ करूं, जैसे मैं आपके साथ आके बैठा हूं खिजर भाई आज, उसका रीजन क्या है कि जो आप लोगों के पास है, जो लोग फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करते हैं, जो सुनना चाहते हैं उसको, उनको एक डिफरेंट एंगल मिले ताकि वो उसी चीज को डिफरेंट एंगल से समझ लें। जब मेरे चैनल पे आपकी तस्वीर आएगी तो लोग बोलेंगे कि यार फाइनेंशियल लिटरेसी में फुरकान साहब इस तरह से देखते हैं, ये साहब इस तरह से देखते हैं।
सबका मकसद जब एक ही होगा तो आई थिंक वी विल बी एबल टू मेक अ बिगर डेंट इनटू द शॉर्ट टर्मिज्म माइंडसेट दैट वी ऑल हैव. वो ज्यादा बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा जबकि लोग साइलोज में करें. तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, जो कि वाकई में सीरियस है फाइनेंशियल लिटरेसी और पाकिस्तानियों को समझाने में, यार कितने बड़े एसेट क्लास पे या नॉर्मल फाइनेंशियल लिटरेसी के ना बचा के पैसे आप कितना नुकसान कर रहे हैं. आई थिंक वी ऑल शुड वर्क टुगेदर. दैट आई थिंक दैट्स द की टू अनलॉक a lot more people. फुरकान भाई, मेरे लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? हाउ कैन आई मेक माय जो कंटेंट है इसको मोर इफेक्टिव, और किस तरह इसकी जो एक वाइडर रीच है उसको बढ़ा सकता हूँ? खिजर भाई देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है, ना मेरा कोई इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, और मैं बहुत ही छोटा सा एक हम्बल सा क्रिएटर हूँ जो कि कोशिश करता रहता हूँ अपने साथ में बढ़ाने का. बट मुझे एक चीज बहुत जल्दी रियलाइज हो गई थी यूट्यूब की पूरी जर्नी. पहले तो मुझे लगता है कि एवरीबडी शुड स्टार्ट ऑफ विद द प्लेटफॉर्म. आपका बेहतरीन प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए? टू मी इट वाज यूट्यूब. मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर से आई थिंक डबल सब्सक्राइबर्स हैं टिकटॉक पे. बट जो मुझे यूट्यूब की जो ऑडियंस है जिनसे मुझे कनेक्ट करना है वो मेरे साथ यूट्यूब में है. तो अगर आपके लिए भी इट्स यूट्यूब, तो वी आर ऑन द सेम पेज. द सेकेंड थिंग जो मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हो गई थी ना खिजर भाई, वो ये हुई थी कि लंबा लंबा जो कंटेंट होता है ना, लोगों को बिट्स एंड पीसेस में दिखा, ये जो लंबा कंटेंट होता है ना, उनमें लोगों को बिट्स एंड पीसेस में दिखा के समझा के वापस लाना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सप्लेनिंग व्हाट टू डू. इसके दो एंगल. जो मुझे पता है वो मैं एक्सप्लेन कर दूं. मुझे 15 साल से मैंने स्टॉक मार्केट सीखी है, मैं आऊं और आपको एक्सप्लेन कर दूं. दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. एंड द अदर वे ऑफ डूइंग इट कि यार लोग किस लेवल पे हैं. जैसे मेरी ऑडियंस जो है ना, वो बिल्कुल अकाउंट ओपनिंग, स्टॉक मार्केट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, दे आर मोर ऑन दैट लेवल देन दे आर ऑन द लेवल कि यार पीओएल और मारी के अंदर क्या फर्क है. आप समझ रहे हैं? सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट लेवल दे आर ऑन. और जब मुझे सबसे ज्यादा जो है हेल्प मिली थी ना, वो शॉर्ट से मिली. मैं करता क्या था कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग माई ओन वीडियोस शॉर्ट्स बनाने के लिए, मैंने एक काम किया, डेडिकेटेड अटेंशन देना शुरू किया शॉर्ट्स को, जो अब मैं नहीं दे पा रहा हूं ऑफकोर्स. बट मैंने डेडिकेटेड अटेंशन देना शुरू किया, बिकॉज अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को 1 मिनट में समझा सकते हैं, देन फिर आप, और आसान अल्फाज में 1 मिनट में समझा सकते हैं, देन फिर आप 2 घंटे का पॉडकास्ट भी कर सकते हैं. तो दिस वर्क फॉर मी. सो आई कैन जस्ट टेल यू कि मेरे लिए क्या काम किया. तो प्रोबेबली शायद इनमें से कोई ऐसी चीज हो जो आपके लिए काम कर रही हो, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन फोकस ऑन. तो जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर. फुरकान भाई, आखिर में अगर कुछ कहना चाहें जो कि मैं ना पूछ सका हूं आपको, प्लीज फील फ्री टू ऐड कुछ भी ऐसी चीज. खिजर भाई, आपने सारे सवाल पूछ लिए हैं मेरे हिसाब से तो. बट मैं सिर्फ एक चीज पे एम्फसाइज करना चाहूंगा. हर चीज में हम पाकिस्तानी जो है ना बहुत छोटा सोचते हैं. मतलब कि, और ये पूरी दुनिया का ये माइंडसेट है कि सब कुछ जल्दी हो जाए. पहले टेस्ट होती थी, फिर वनडे आया, अब T20 आ गया. हर गेम इज शॉर्टनिंग. पहले टेनिस बहुत अभी भी बहुत शौक से देखते हैं, बट अब लोगों ने अपने लिए स्पोर्ट्स के लिए क्या यूज करना शुरू कर दिया, वो जो टेनिस और स्क्वॉश के बीच में एक गेम है, व्हाट डू यू कॉल इट. सो वो जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी खत्म होता है. कहने का मकसद क्या है, हम बिकॉज ऑफ दिस एंटायर ऑरा अराउंड अस ना, सब कुछ जल्दी, शॉर्ट्स जल्दी देख के हमें फारिग करना है, जल्दी से हमें सब चीजें काम निपटा लेनी है, एआई पे जितना जल्दी काम हो सके. हमने जो अच्छी चीजें जिन पे बहुत गौर से सोचना है ना, जिस तरह मेरी एज हर साल के साथ बढ़ती जा रही है, हर साल के साथ मेरी एनर्जी कम होती जा रही है. अगर मैं आज ट्रेडिंग कर पाऊंगा तो शायद मैं आगे जाके ट्रेडिंग ना कर पाऊं. आज अगर मैं एक बिजनेस क्रिएट कर सकता हूं तो आगे जाके शायद ना कर पाऊं. आज अगर मैंने कोई चीज शुरू कर दी, शायद मैं आगे वो चीज उस तरह से इतना रिस्क लेके शुरू ना कर पाऊं. सो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कहनी होगी, थिंक इन डेकेड्स, नॉट मिनट्स. व्हेन यू थिंक इन डेकेड्स के यार भले मैं छोटा पैसा लगाऊं, कम लगाऊं, लंबा सोच के, चाहे आप बिजनेस कमा रहे हो, स्टॉक मार्केट को भूल जाए, आप बिजनेस कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, डोंट थिंक अबाउट इनिशियल बस्ट कि यार मेरे स्टार्टअप के अंदर मैं आज शुरू करूं, या मेरा आज मैं गोल शुरू करूं और मैं डिस्काउंट्स देके जो है ना 1 मिलियन बंदा मेरी वेबसाइट पे गिर रहा है. वो आज है, 3 महीने बाद नहीं. थिंक अबाउट हाउ आफ्टर 10 years you should have 1 million visitors on your website. This mentality will work for you in everything you do.
चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी स्टॉक मार्केट हो, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपका बिजनेस हो। स्टार्ट, जो बड़ी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपके पास आज भी पैसा हो, अगर आज बच्चा पैदा हुआ है तो आप कितनी ही जल्दी उसको पढ़ाने की कोशिश करें, वो कल एनवायू यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच जाएगा, हार्वर्ड में नहीं पहुंच जाएगा। दिस विल टेक टाइम. So when all the important decisions are taking time, then think about your financial future, give it time. और उसके बाद फिर जो भी आप decision making करेंगे, I know that you will make the best possible decision for yourself. थैंक यू वेरी मच फुरकान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपने टाइम दिया। Thank you sir, thank you. Allah Hafiz.